हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल BMS मेडिको में। सो गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है क्रिया शरीर का आयुर्वेदिक पोर्शन यानी कि सेकंड पेपर है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो भी जिन्होंने पहले हमारा जो है यूट्यूब चैनल नहीं देखा है, ठीक है, फिर जो लोग नए हैं और कुछ सर्च नहीं किया है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पदार्थ विज्ञान पेपर फर्स्ट और क्रिया शरीर विज्ञान पेपर फर्स्ट के जो है पूरा सिलेबस जो है फर्स्ट वाला कंप्लीट चुका है आयुर्वेदिक का। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा एनाटॉमी की वीडियो ली हुई है। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे आपको सभी के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड चलिए मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। अगर एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और वीडियो को शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मैं सिलेबस आपको दिखा देता हूँ। सो ये रहा आपका सिलेबस, जिसमें से पार्ट फर्स्ट सेकंड पेपर का मार्क्स 60 का आता है, जिसमें धातु में एथेमोलॉजी, डेरिवेशन, डेफिनेशन, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ टर्म धातु, डिफरेंट थ्योरीज रिलेटेड टू द धातु, पोषण, न्याय। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में ये सब चीज़ें कवर करने वाले हैं, तो ज़्यादा लेक्चर लंबा नहीं होने वाला है। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और जो कि मेरा नंबर है 8532059749। और मैं आपके जो लेक्चर है वो NCM सिलेबस वाइज ही ले रहा हूँ, तो आपको करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी आ चुके हैं अपने नोट्स के ऊपर, और जिन्होंने नोट्स परचेज़ कर रखे हैं मेरे ऑलरेडी, तो उनको केवल वीडियो देखने की ज़रूरत है। बाकी मैं नोट्स में एक्सप्लेन कर दूंगा, आप दोबारा से एक बार रीड कर लेना तो आपका जो है टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। धातु पोषण क्रम। तो इथमोलॉजी यानी कि व्युत्पत्ति की बात करी जाए तो ये आपको कुछ वर्ड हैं जो याद ही रखने हैं। धा प्लस उन शब्द से मिलकर जो है धातु शब्द की व्युत्पत्ति होती है, जिसमें से धा हमारा मूल शब्द है यानी कि मेन वर्ड है, और उन यानी कि हमारा जब प्रत्यय है। ठीक है, एंड देन हमारा आता है निरुक्ति, डू, धात्र, धारणियों, पोषणियों। ठीक है, तो हमारी ये निरुक्ति हो गई, यानी कि जो धारण और पोषण करते हैं शरीर का, उनको हम जो है धातु कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है डेफिनेशन। तो देखिए डेफिनेशन में क्या है, धारणात धातव, यानी कि जो शरीर का धारण करते हैं उनको हम जो है धातुएं बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको परिभाषा लिखनी है तो आप ऐसे लिखेंगे, जो शरीर का धारण और पोषण करते हैं उनको धातु कहते हैं। ठीक है, और हमारे आयुर्वेद में 7 प्रकार की धातुएं बताई गई हैं। कौन कौन सी? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ठीक है, तो इसके अलावा क्या बताया कि आचार चरक है हमारे। ठीक है, तो धातु के अलावा कुछ और उनकी चीज़ें होती हैं, उपधातु और मल। ठीक है, जो कि धातु से ही अलग होती हैं। ठीक है, उसी से निकलती हैं। तो आचार चरक के अनुसार किस धातु के कौन से उपधातु हैं और कौन से मल हैं, तो आपको ये टेबल याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेबल। ठीक है, तो आप यहाँ इंपॉर्टेंट उसको मार्क कर लीजिए, लिख लीजिएगा इसको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रस की। तो रस की क्या हमारी उपधातु है? स्तन और आर्तव। ठीक है, यानी कि मेमोरी ग्लैंड से जो भी मिल्क निकलता है वो स्तन होता है, आर्तव यानी कि जो ओवम होता है वो होता है। ठीक है, और इसका मल है हमारा कफ। रक्त की बात करी जाती है यहाँ पर शिरा और कंडरा। ठीक है, वेन्स और आर्टरीज, और इनका मल है हमारा पित्त। और मांस का हमारा उपधातु है वसा और षट त्वचा, यानी कि स्किन और अपना फैट। और जो मल है हमारा खमल। ठीक है, मांस का खमल लाइक बोल सकते हैं हम, जो एक तरीके से बोलते हैं वेस्टेज टाइप का होता है। ठीक है, कान से जो वेस्टेज निकलता है उसको हम बोल सकते हैं। एंड देन उसके बाद हमारा आता है मेद। मेद की होती है स्नायु यानी कि लिगामेंट, और इसका जो मल है वो हमारा स्वेद होता है। और इसके अलावा कोई भी अस्थि, मज्जा और शुक्र के जो है आचार्य चरक ने कोई भी उपधातु नहीं बताई है। और इसके हमें मल बताए हैं कौन से। एक तो अस्थि का हमारा होता है, अस्थि का हमारा केश, लोम और नख। ठीक है, केश यानी कि बाल, लोम यानी कि नाखून, सॉरी लोम मीन्स होता है अपने जो बॉडी के हेयर्स होते हैं वो। ठीक है, और नख यानी कि नाखून, अपने नेल्स। एंड उसके बाद हमारा मज्जा के जो है मल बताया गया, अक्षी स्नेह, त्वक स्नेह और वेट स्नेह। अक्षी यानी कि जो आंखों में से आप देखते हैं कीचड़ से निकलता है, आंखों का कीचड़ जनरली बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। त्वक यानी कि जो हमारा स्किन से स्वेट निकलता है वो। और वेट यानी कि जो नाक वगैरह या अगर कान से, आई थिंक ऐसा है कुछ, इसका जो मल निकलता है उसको वेट या बोलते हैं। ठीक है, वेट स्नेह। तो शुक्र धातु कोई भी उपधातु और मल आपको यहाँ पर नहीं बताए गए हैं, तो आपको ये टेबल इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब चलते हैं आते सीधे धातु पोषण न्याय पे। तो देखिए धातु और प्लस पोषण, इनसे ही आपको पता चल जाएगा कि किस बारे में बात हो रहा है। जो धातुओं का पोषण करने के बारे में कुछ थ्योरीज हैं, ठीक है, उनको हम धातु पोषण न्याय बोलते हैं। तो ये अलग अलग आचार्यों ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी हैं, तो उनमें से कुछ सिलेबस में दी गई हैं आपके, जो इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ का पोषण हो रहा है, ठीक है, उसका न्यूट्रिशन मिलता है,
तो वो किससे मिलेगा? हमको फूड से ही मिलेगा, भोजन से ही मिलेगा, ठीक है, आहार से ही मिलेगा। सबसे पहले क्या होता है? आहार। और अपन जानते हैं जब आहार हमारा मुख से जाता है अंदर स्टमक में, ठीक है, तो वहाँ पर होती है अपनी जठराग्नि। जठराग्नि करती है आहार से आहार रस जो है बना देती है, ठीक है, इसमें एंजाइम वगैरह मिलके जो है उसका आहार रस बन जाता है। अब उसके बाद आहार रस के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक हमारा क्षार भाग यानी कि जिसको हम प्रसाद भाग भी बोलते हैं, और एक हमारा किट्ट भाग जिसको हम मल भाग भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्षार भाग के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक अपना स्थूल या पोष भाग और एक अपना सूक्ष्म या फिर पोषक भाग, ठीक है। तो हम क्षार भाग के 2 पार्ट होते हैं, स्थूल या पोष भाग, और जो क्षार भाग का दूसरा पार्ट होता है उसको सूक्ष्म या पोषक भाग भी बोलते हैं। अब पोषक भाग से हमारे यानी कि सूक्ष्म भाग से हमारी उपधातुएं और हमारा जो सधर्मी अंश है, सधर्मी अंश यानी कि जैसे एक सीरीज़ में आगे आने वाला जो भी धातु बनेगी वो चीज़ यहाँ पर उसकी बन जाएगी, ठीक है। जो हमारा स्थूल है उससे हमारा जो मेन धातु है वो बन जाएगी, और जो हमारा सूक्ष्म अंश है उससे हमारी उपधातु, और प्लस जो एक आने वाला हमारा धातु है उसका सधर्मी अंश बन जाएगा, ठीक है। सो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमारा आहार होता है तो जठराग्नि क्रिया होकर आहार रस बनता है। फिर वहाँ पर उसको 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं, सार और किट भाग में, ठीक है। प्रसाद और मल भाग में प्रसाद के 2 भाग होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। तो स्थूल भाग से हमारा रस बनता है और सूक्ष्म भाग से हमारी उपधातु और जो है सधर्मी अंश बनते हैं। तो आपको एज इट इज़ याद कर लेनी है। अब चलिए देखिए कैसे बताइए आचार्य चरक ने इसकी रस की उत्पत्ति, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक न्याय दिया गया है आचार्य चरक ने, कौन सा? क्षीर दधि न्याय, ठीक है। यानी कि क्षीर मीन्स होता है अपना दूध और दधि मीन्स होता है अपना दही। यानी कि जैसे जैसे हमारा दूध से दही बनता है ठीक वैसे ही हमारी जो है शरीर में धातुएं बनती हैं एक के बाद एक, ठीक है। जैसे रस से रक्त, मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र, ठीक है। तो एक सीरीज़ वाइज सब कुछ होता है, तो आप यहाँ पर उसको याद कर लीजिएगा। तो उन्होंने बताया है कि जो आहार रस है, ठीक है, या अन्न रस है, उस पर आहार की क्रिया होती है, सॉरी अन्न रस की क्रिया होती है, नहीं कि रसाग्निक क्रिया होती है, ठीक है। तो आपको याद ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर आहार रस हम लेंगे, मतलब आहार रस तो कॉमन रहेगा, बट जो भी हम जिसकी भी क्रिया कराएंगे जो सी धातु में बनाना है, तो यहाँ पर उसकी जो है अग्नि यहाँ पर लिखी जाएगी, ठीक है। यानी कि जो पंचमावातिक अग्नि होती है यहाँ पर लिखी जाएगी, ठीक है। तो वही सेम पिछला वाला है कि प्रसाद भाग बनेगा, हमारा किट भाग बनेगा। तो आपको पता है कि रस का किट क्या होता है? कफ होता है। और यहाँ से हमारा एक बनेगा स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। तो स्थूल भाग से हमारा रस बन जाएगा और सूक्ष्म भाग से हमारा उपधातु और रक्त सधर्मी अंश। तो देखिए रस के बाद हमारा रक्त आता है, तो अब इसका सधर्मी अंश बन गया। और उपधातु के बाद उपधातु हमारी कौन कौन सी होती हैं? स्तन और आर्तव, तो हमारी ये वहाँ पे बन गई, ठीक है। ऐसे ही आपको रक्त की उत्पत्ति लिखनी है, ठीक है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो लाइक ऐसे ही रस की तरह भी रक्त की उत्पत्ति लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे होता है कि हमारा जो रक्त सधर्मी अंश है, ठीक है, उसमें हमारी रक्ताग्नि क्रिया होगी और हमारा जो है प्रसाद और किट भाग बनेगा, और वहाँ से पोष या फिर सूक्ष्म भाग बनेगा, और वहाँ से उपधातु और वहाँ सधर्मी अंश और उसकी जो उपधातु सिराकंट्रा वो बन जाएंगी, और यहाँ से रक्त धातु बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही मांस धातु में, और ऐसे ही मेद, ऐसे ही अस्थि, ऐसे ही मज्जा, और ऐसे ही जो शुक्र का है बन जाएगी। पर आपको शुक्र में ध्यान रखना उपधातु नहीं होती है, ना ही उनका मल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रसाद और किट भाग बनेगा केवल, जिससे कि हमारा स्थूल भाग से शुक्र बन जाएगा, ठीक है। अब सेकंड हमारा न्याय क्या था? आचार्य भागवत ने दिया है हमारा सेकंड न्याय खले कपूत न्याय, ठीक है। खले कपूत न्याय यानी कि खले मीन्स होता है खेत और कपूत मीन्स होता है नहीं कबूतर, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखना है, ठीक है। जो भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि अपने पास इतना टाइम है नहीं कि पूरा एक्सप्लेन कर दें, बस आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, भले वो शॉर्ट मेथड से समझ में आए फिर लॉन्ग मेथड से, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए जो खले कपूत न्याय है उनमें क्या होता है, हमारा आहार रस में जो भी हमारी अग्नि होती है या फिर जो भी हमारा धातु बनती है, ठीक है, उनके स्रोतस ऐड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे इनने क्या बोला है कि जैसे खले और कपूत, यानी कि जैसे हमारा खेत और कबूतर, यानी कि जैसे हमारा कबूतर है, ठीक है, अपने घर से खेत में आता है अपने दाना चुनने के लिए, ठीक है। तो जिस मार्ग से वो आता है जरूर थोड़ी ना कि उस मार्ग से ही वो जाए, ठीक है। तो उसका मार्ग चुनने का जो एक डिस्टेंस होती है वो उसकी एक फिक्स होती है, ठीक है, कि उसको इतनी दूर आना है, इतनी दूर जाना है। यानी कि जितना उसका घर पास होगा खेत से तो उतनी जल्दी वो चला जाएगा अपने घर पे, और जितना अगर दूर होगा तो उतना ही उसको देर लगेगी जाने में। तो ठीक ऐसे ही है कि आहार रस से जो हमारी धातुएं होती हैं, अगर धातु का स्रोतस पास में है उसके, तो वो उसका पोषण पहले होगा, अगर किसी का दूर है तो उसका बाद में होगा, ठीक एज इट इज़। ऐसा ही है आपको यहाँ पर बस आहार रस में
यहाँ पर आपको स्रोतस ऐड कर देने हैं, ठीक है। और हमारी जो सेम धातु को जो अग्नि है उनकी क्रिया होगी, ठीक है। रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, अग्नि की क्रिया होगी। एंड देन उसके बाद हमारा रस और कीट वाक सबके बनेंगे। और रस से में आपको पता ही है कि धातु बनती है, और कीट वाक से हमारा जो है मल बनता है, ठीक है। तो आपको सेम सबको यहाँ पे आपको लिख देने हैं। और यहाँ पर जो आचार्य चक्रपाणी हैं उन्होंने बताया कि खले कपूर न्याय को नहीं मानते हैं। क्योंकि नहीं मानते हैं? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पूरा आहार रस जो है रसाशय तक पहुँच ही जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो कबूतर खेत से दाना लेकर जा रहा है ज़रूर नहीं है कि पूरा पहुँच ही जाए, कुछ रास्ते में उड़ जाता है, लेकर छूट जाता है। तो उन्होंने इसका बात को मना करा है, ठीक है। अब एक हमारा जो न्याय है वो और है केदारी कुल्य न्याय। तो मैंने यहाँ पर स्रोतस लिख रखा है ऐसी। स्रोतस क्या होते हैं जानने के लिए कि श्रवणार्थ स्रोतसानी, यानी कि जो भी स्रोतस का आश्रय होता है जहाँ से कुछ मतलब कि रिश्ता है चीज़ों में से, तो उसको हम स्रोतस बोलते हैं, चैनल्स, ठीक है। तो हमारे जो चक्रपाणी हैं, आचार्य चक्रपाणी, उन्होंने एक न्याय दिया है केदारी कुल्य। तो आपको तीनों के न्याय याद रखने हैं, केदारी कुल्य न्याय, क्षीरदधी और खले कपोत। तो केदारी कुल्य का मतलब यहाँ पे क्या है? केदारी मीन्स होता है अपना जो हमारी एक तरह की बोल सकते हैं कैसे बगीचा होता है, ठीक है। और कुल्या यानी कि जो बगीचे में फूल लगे रहते हैं उनमें से पानी जाने के लिए रास्ता बना रहता है, वो होता है हमारा कुल्या, ठीक है। तो जैसे लिखा है पे, जैसे बगीचे को सींचने के लिए नालियाँ बनाई जाती हैं और जो केदारी पहले निकट होती है वहाँ जल पहले पहुँचता है। इसी प्रकार अन्य रस धातु से रस धातु का निर्माण होता है तथा आश्रम में पहुँचकर अन्य धातुओं का निर्माण होता है। यानी कि अब वहाँ पर जो देखिए वहाँ पर थे हमारे स्रोतस। अब यहाँ पर केवल आपको एक चेंजेस करना है, स्रोतस की जगह यहाँ पर हो जाएंगे आशय, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है रसाशय, मांसाशय, मेदाशय, अस्थि, मज्जा और शुक्र का आशय, ठीक है। सेम चीज़ सब वही है। इन्होंने बताया कि जितनी ज़्यादा पास में अगर नाली होती है पानी वाली, ठीक है, पौधे के, तो वहाँ पहले पहुँचेगा पानी, और जो दूर होगी उन सब दूर पहुँचेगा, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ पे वही करनी है, बस आपको स्रोत की जगह आशय ऐड कर देना है तो आपका ये पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर जो उनकी अग्नियाँ उनको लिख देना है, और सार और किट भाग में आपको यहाँ पर डिफरेंस बता देना, उससे हमारी जो धातु बनेगी मेन, और जो उसका किट भाग है उससे क्या बनेगा, ठीक है। अब आता है एक फोर्थ न्याय जो एक काल धातु पोषण न्याय, यानी कि अरुणदत्त के अनुसार। तो आपको ये याद करना है, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो तीनों नियम हैं ये सबके उन्होंने कर दिया खंडन, मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इन्होंने बोला है क्या कि जो हमारा आहार रस है वो सीधा एक टाइम में सारी धातुओं में व्यान वायु के द्वारा पूरे शरीर में पहुंच जाता है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं होता जैसे बताया है। उन्होंने कहा है कि जो हमारा आहार रस है जो हम खाते हैं, ठीक है, वो एक साथ हमारे सारे धातुओं का पोषण करता है, ठीक है। बट उसमें हेल्प कौन करता है? पूरे बॉडी में ले जाने को व्यान वायु, ठीक है। तो जो मोशन करती है आहार रस का पूरे बॉडी में, वो व्यान वायु के द्वारा पूरे शरीर में एक बार में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है था, ठीक है, न्याय। इसके बाद हमारा टॉपिक है स्रोतस का, छोटा सा। तो आपको याद रखना है इनके आशय कि हमारे जो स्रोतस होते हैं धातुओं के, उनका कौन कौन सा स्थान है, ठीक है। और आपके धातुओं के शुरुआत में एक स्वर लिखना है ये वाला, ठीक है। रसो दक्तम तत्व मासम मासन में प्रजायते अस्थिनो मज्जा ततम शुक्रम शुक्रादकर प्रजायते। तो ये श्लोक आपको एक बार चेक कर लेना, शायद थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, ठीक है। और ये आपको जो बुक है अपनी शिव कुमार गौड़ वाली उसमें मिल जाएगा। तो देखिए हम पढ़ा थे स्रोतस, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ श्लोक का, यानी कि रस के बाद हमारा मांस बनता है, सॉरी रक्त बनता है, उसके बाद मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र, ऐसे ही करके धातुएं बनती हैं, ठीक है, क्रम से। तो हमारे स्रोतस का आशय क्या क्या होता है? तो देखो सबसे पहले हमारा, अगर आपको श्लोक याद होता है अच्छी बात है, पर आपको जो है पता होना चाहिए कि उनका आशय कहाँ होता है। आशय मतलब कि स्थान, ठीक है। तो हमारा रसव स्रोतस है, उसका स्थान क्या होता है? हृदय मूल, 10 और 4 धमनियाँ, ठीक है। यानी कि हमारा हृदय मूल और 10 धमनियाँ इसका स्थान होती हैं। आई थिंक मैंने एनाटॉमी में स्रोतस चैप्टर नहीं पढ़ाया है, और शायद में पढ़ाया होगा, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा, मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो एनाटॉमी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वीडियो सेक्शन में जाकर आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने बता रखा है पूरे टोटल कैसे कैसे स्रोतस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रसवर स्रोतस का स्थान हमारा हृदय और 10 धमनियाँ, ठीक है। उसके बाद रक्त वह स्रोतस का स्थान है रक्त वाहनम स्रोतसाम यकृत मूलम प्लीहाचा, यानी कि यकृत और प्लीहा है, ठीक है। तो उनको मैंने शॉर्ट करके नीचे को नीचे लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक बार पढ़ लेना इसको, ठीक है। रस का हमारा हृदय और 10 धमनियाँ है, रक्त का यकृत और प्लीहा है, मांस का स्नायु और त्वक है, मेद का वृक और बपा वहन है, अस्थि का मेद और जगन है, मज्जा का अस्थि और संधिया है, और शुक्र का वृषण और शेफस है, ठीक है।
हार्ट तो आपको पता ही होगा, लीवर, प्लीहा, स्प्लीन, स्नायु, लिगामेंट, त्वक यानी कि स्किन, वृक्क यानी कि किडनी, बप्पा वैन होता है अपना एडिपोज टिश्यू, मेद अपना फैट, ठीक है, और जगन यानी कि थाइज, और यहाँ पर अपना मज्जा से अपनी अस्थि, बोन्स एंड जॉइंट्स, और वृषण यानी कि टेस्टिस एंड पेनिस, ठीक है। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट जो चैप्टर था सेकंड पेपर का वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए मेरे, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 8532 059 749, ठीक है। और अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो भी कर सकते हैं, सबकी लिंक आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और नोट्स वगैरह के लिए और पेपर वगैरह के लिए आप जो है टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।